क्या सफलता सिर्फ मेहनत और दौलत तक सीमित है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो हमें सच्ची खुशी और शांति दे सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सफलता को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने का मौका देती है। द सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में बताए गए 7 आध्यात्मिक नियम न केवल आपकी सोच बदलेंगे, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज जिस बुक की समरी से हम सीखेंगे वह है सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, जिसको दीपक चोपड़ा ने लिखा है। दीपक चोपड़ा ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड में जीवन को जीने, हेल्थ और मेडिसिन फील्ड के बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं। इन्होंने 80 के आसपास किताबें लिखी हैं और उनमें से बहुत सी किताबें बेस्ट सेलर बन गई। सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस अभी तक उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक रही है। उनकी किताबें 25 भाषाओं से ज्यादा में अनुवाद हो चुकी है और वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सभी जगहों पर अपने लेक्चर्स देते हैं। एक एफर्टलेस शक्ति और सिंप्लिसिटी के साथ सेवन स्पिरिचुअल लॉ वर्तमान समय की सेल्फ हेल्प राइटिंग का सर्वोच्च उदाहरण है। सफलता और उपलब्धि पर जोर देना कुछ लोगों को स्पिरिचुअल नहीं लगता, लेकिन यही इस किताब का महत्वपूर्ण बिंदु है। द सेवन स्पिरिचुअल लॉ ईस्टर्न थॉट और क्वांटम फिजिक्स से आती है और यह विश्वास, शक्ति और शांति से आता है। चोपड़ा पैसे से परे जाकर हमें अबंडेंस का मतलब क्या है वो बताते हैं। यहाँ और भी तरीके हैं जिससे आप सफलता के स्पिरिचुअल नियमों को इस्तेमाल करने के बारे में सीखते हैं और जो आप चाहते हैं वैसी लाइफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये स्टार्ट करने का अच्छा स्थान है। बुक में बताए गए 7 स्पिरिचुअल नियम इस तरह हैं। 1. प्योर पोटेंशियलिटी का नियम। 2. गिविंग यानी देने का नियम। 3. कॉज और इफेक्ट या कर्मा का नियम। 4. सबसे कम एफर्ट का नियम। 5. आपकी इंटेंशन और डिजायर का नियम। 6. डिटैचमेंट का नियम। 7. धर्म और जीवन के उद्देश्य का नियम। अब हम सफलता के साथ स्पिरिचुअल नियमों को विस्तार से बताते हैं और देखते हैं कि इनको जीवन में कैसे अप्लाई करना है। प्योर पोटेंशियलिटी और पॉसिबिलिटी का नियम। सारी रचना का सोर्स शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस है, और प्योर पोटेंशियलिटी मैनिफेस्ट करने के लिए एक्सप्रेशंस ढूंढती है। और जब हमें एहसास होता है कि हमारी ट्रू सेल्फ ही हमारी प्योर पर्सनालिटी है, तब हम उस पावर से अलाइन करते हैं जो यूनिवर्स में सब कुछ मैनिफेस्ट करती है। जब अहंकार ड्रॉप होता है तब नॉलेज रिवील होती है। चोपड़ा कार्लोस कस्तनांदा के कमेंट को रेफर करते हैं, जिसे अगर आप खुद की अहमियत को बनाए रखते हैं तो हम यूनिवर्स को शान से देखना शुरू कर देंगे। हम पहले प्योर पोटेंशियलिटी की स्टेट तक ध्यान और मौन के माध्यम से पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें जजमेंट को छोड़ना होगा और प्रकृति को सराहना होगा। जब आपको फील्ड पता लग जाएगी तो आप इससे पीछे हट सकते हो और स्थितियां, भावनाएं, लोग और चीजों से स्वतंत्र हो सकते हो। सारी वेल्थ और क्रिएटिविटी इस फील्ड से बाहर निकल जाती है। क्या कभी आप नेचर में अकेले रहे हैं या डीप साइलेंस जैसे एक पल का एक्सपीरियंस किया है? अगर ऐसा है तो आपको यूनिवर्स के साथ शांति और कनेक्टेड की भावना महसूस हो सकती है। ये इस तरीके का शांतिपूर्ण क्षण होता है जिसमें आप खुद का ट्रू सेल्फ ढूंढ सकते हैं और अपनी क्षमता को समझकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जब आप खुद को अपने पर्यावरण और लोगों से कनेक्टेड फील करते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि आप अलग एंटिटी नहीं है जो दुनिया के बाकी हिस्सों से कट ऑफ है। आप ये सेंस कर सकते हैं कि वर्ल्ड एनर्जी से भरा हुआ है जिसने हर किसी को और हर प्लैनेट को जोड़ कर रखा हुआ है। लेकिन सिर्फ प्लैनेट ही नहीं, ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड की अनलिमिटेड पावर का सोर्स है। जब आप इस कनेक्ट को फील करते हैं और आपको एहसास होता है कि आप एक सिर्फ इंसान नहीं हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स नेचर का अहम हिस्सा है, तो आपको पता लग सकता है कि आपके ट्रू सेल्फ की कोई लिमिटेशन नहीं है। अपने अंदर सही शक्ति को फीड करने से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो वेल्थ हो या सक्सेस या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। लेकिन खुद से कनेक्ट होने के लिए आपको खुद के अहंकार को खत्म करना होगा। जब आपकी ईगो हाई होती है तो आपका खुद से कनेक्शन खत्म हो जाता है और यही पोटेंशियल एनर्जी का एंड है। सौभाग्य से साइलेंट मेडिटेशन करने से आप कभी भी खुद से रिकनेक्ट हो सकते हैं।
इसको करने के लिए अपनी मेडिटेशन पर शांति से ध्यान केंद्रित करें और बिना जजमेंट के अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे आप शांतिपूर्ण हो जाएंगे और आपका दिमाग और शरीर शांत होंगे, तो इससे आपकी अहंकार भी खत्म हो जाएगी और आप खुद को रिकनेक्ट के लिए अलाउ करेंगे। प्योर पोटेंशियलिटी के नियम को कैसे लागू करें? इस लॉ में लेखक आपको कुछ समय के लिए साइलेंट रहने के लिए बोल रहा है। जैसे आपको कुछ समय खुद को देना चाहिए, जैसे मॉर्निंग में 30 मिनट के लिए अकेले साइलेंट बैठना होगा और इवनिंग में भी 30 मिनट नेचर को देखना होगा। हर लिविंग थिंग्स की इंटेलिजेंस को देखना होगा। आपको नेचर को फील करना होगा और सनसेट होते हुए देखना चाहिए। बाहर निकलकर ओशन देखना चाहिए। फूलों की महक को सूंघना चाहिए। घास की ताजगी को फील करना चाहिए। खुद को नेचर से कनेक्ट करना चाहिए और हर सुबह आपको ये करना चाहिए। अपने दिनों को इस बात से शुरू करना चाहिए कि मैं आज कुछ भी जज नहीं करूंगा। देने गिव का नियम। कभी आपने ये नोटिस किया है कि जितना आप देते हैं उतना आपको रिसीव होता है? ऑथर कहते हैं कि ऐसा होता है क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी लगातार देने के मोड में रहती है और यूनिवर्स से रिसीव करती है। क्रिएट करने के लिए, लव के लिए, ग्रो के लिए और इस फ्लो को बनाए रखने के लिए देना बंद नहीं करना और फ्लो में रखना। जैसे ब्लड फ्लो होता रहता है, जितना हम देते हैं उतना ही हम यूनिवर्स की एनर्जी सर्कुलेशन में शामिल होते हैं और उतना ही हमको प्यार, भौतिक चीज़ें, एडवांस प्रॉफिट एक्सपीरियंस की फॉर्म में वापस भी मिलता है। पैसा पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन जितनी आप देते हैं उतनी ही आपको रिसीव होती है। अगर आप दे रहे हैं तो खुशी से देना चाहिए। अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो आप साइलेंटली अपने सकारात्मक विचारों से लोगों को आशीर्वाद दें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सर्विस प्रदान करें। हम देने में कभी भी सीमित नहीं हो सकते क्योंकि इंसान का सच्चा स्वभाव ही अबंडेंस है। नेचर हमें सिर्फ जो चीज़ प्रोवाइड करता है जिसकी हमें ज़रूरत है, और प्योर पोटेंशियल की स्टेट हमें इंटेलिजेंस और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की क्रिएटिविटी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा सेविंग अकाउंट है तो आपको अपने साथी से बराबर तारीफ वापस मिलती है। लेकिन सेविंग करने के बजाय सफलता का बेहतर तरीका है आप पैसे का प्रवाह दुनिया में करते रहे। पैसे को होल्ड करने से यूनिवर्स में पैसे का फ्लो डिस्टर्ब होता है और देने और लेने का फ्लो भी खराब होता है। वास्तव में लैटिन रूट में करेंसी शब्द का मतलब होता है सर्कुलेट और फ्लो। इससे यह पता चलता है कि एंशिएंट ग्रीक और रोमन सभ्यता ने यह बात समझी थी कि पैसा, सोसाइटी और लोगों के बढ़ने के लिए फ्लो होना चाहिए। यही कारण है कि सेविंग से ज्यादा लाभदायक इन्वेस्टमेंट्स होती है। उदाहरण के लिए आप अपने जीवन में मिनिमम वेज अर्न करते हैं और उसमें से ज्यादातर पेचेक आप बैंक में डालते हैं। तब भी आपके खाते का बैलेंस बढ़ेगा लेकिन आप अमीर नहीं होंगे। लेकिन आप अपनी शिक्षा में लगातार निवेश जारी रखते हैं और सही क्लासेस लेते हैं तो आप कम से कम अपने बिजनेस के सीईओ बन सकते हैं। अगर आप शिक्षा में बुद्धिमानी से निवेश करते हैं तो उससे ज़्यादा आपके पास वापस आता है, जो लाइफ टाइम सेविंग से ज़्यादा अमाउंट होता है। ये गिविंग और रिसीविंग का नियम सिर्फ पैसे पर अप्लाई नहीं होता, जबकि ये लव, फ्रेंडशिप, सपोर्ट और उन सभी चीज़ों पर अप्लाई होता है जो हम सोशली एक्सचेंज करते हैं। अगर आप ये सोशल करेंसी दूसरे को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा। जितना प्यार लोग एक सोसाइटी में देते हैं उतना ही प्यार दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं और लगातार ग्रो होते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर यह तब काम करता है जब सब देने और रिसीव करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। उदाहरण के लिए ज्यादातर लोग ऐसे पार्टनर चाहते हैं जो उन्हें प्यार करे और उनकी देखभाल करें, लेकिन बहुत उनमें से ये भूल जाते हैं कि रिश्ते में प्यार देना और केयर करना भी जरूरी है। अगर हर कोई सिर्फ प्यार लेने में फोकस करता है और देने में विश्वास नहीं कर रहा है तो हम सब अकेले रह जाएंगे और दुखी रहेंगे। देने गिविंग के नियम को कैसे लागू कर सकते हैं? बस अपने आप से वादा करें कि आज जब मैं बाहर जाऊंगा मैं निश्चित रूप से किसी ऐसे इंसान को कुछ दूंगा जिससे मैं मिलने जा रहा हूं। मैं उन्हें खुशी दूंगा, प्यार दूंगा। मैं अपनी जिंदगी में खुशियों को बढ़ाऊंगा और दूसरों की भी खुशियों को बढ़ाऊंगा। आपको खुद से ये भी वादा करना चाहिए कि जब आप बाहर जाएंगे तब मैं नेचर से गिफ्ट भी रिसीव करूंगा। मैं फ्रेश एयर फील करूंगा। मैं सनसेट होते हुए देखूंगा, बर्ड्स को सुनूंगा और उनके साथ गाऊंगा। और जो दूसरे लोग मुझे देखकर स्माइल करते हैं उनको मैं स्माइल दूंगा। मैं नेचर से गिफ्ट रिसीव करूंगा। जो उपहार आपको मिलेगा,
चाहे वो भौतिकवादी या प्रकृति से संबंधित हो, या चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, उन सारे उपहारों को स्वीकार करना चाहिए। आपको खुद से वादा करना होगा कि जीवन के सबसे कीमती उपहार जैसे प्यार, देखभाल, स्नेह, समर्थन, सराहना लेने और देने से अपनी वेल्थ सर्कुलेट करते रहना। जब भी मैं किसी से मिलूंगा तो चुपचाप उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस और खुशी के लिए प्रार्थना करूंगा। बल्दिस्छु कर्मा और कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का नियम। हम सबको इस स्लोगन के बारे में पता है, जैसे जस्ट डू इट, लिव द मोमेंट। ये हमें बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेना चाहिए। लेकिन रियल में जीवन का असली फायदा उठाने के लिए ये कंसिडर करना ज़रूरी है कि डिसीजन करते समय सबसे बेनिफिशियल चॉइस क्या है। इसका मतलब है अपने चॉइस मेकिंग के बारे में जागरूक होना। आखिरकार हम हर समय चॉइस करते हैं, कई बार बिना जाने ही हम ऐसा कर रहे हैं। असल में हमारी ज्यादातर चॉइस अनकॉन्शियस होती है। उदाहरण के लिए, जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप बहुत सारा जंक फूड लेते हैं बिना ये सोचे कि वो आपकी सेहत और पर्यावरण को इफेक्ट करता है, और दुर्भाग्य से ये हमारा अनकॉन्शियस व्यवहार स्वाभाविक रूप से आता है। तो अच्छी चॉइस करने के लिए अपने एक्शन को पॉज करके देखें कि वो आपके ऊपर और दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव डालते हैं। आप अपना जंक फूड खरीदने की आदत को कैसे टाल सकते हैं, इसके लिए पहले अपना बजट देखें और तब उन उत्पादों को चुनें जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है और प्रोडक्शन प्रोसेस के समय दूसरे लोगों, जानवरों और पर्यावरण को कम से कम नुकसान करेगा। अपनी जिंदगी में हर दिन अच्छी चॉइस करने के लिए आपको अपने एक्शन चुनने होंगे जो दूसरों के लिए खुशी और गुडविल लाएंगे। और कुछ मामलों में चॉइस बहुत ऑब्वियस लग सकती है, दूसरे केसेस में कुछ चॉइसेस टफ हो सकती है। अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहला, आप उसके व्यवहार से हर्ट हो सकते हैं और बदला ले सकते हैं, या दूसरा, आप इस बात को मना कर सकते हैं कि आप प्रभावित हुए हैं। दूसरा ऑप्शन चुनने से आप अपने इमोशन को काबू में करते हैं और दूसरे के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं। कर्मा के सिद्धांत को लागू करें या कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, को कैसे लागू कर सकते हैं। जब भी चूज करना हो तब खुद से दो सवाल पूछने चाहिए। पहला, कि उस चॉइस के परिणाम क्या होंगे, और दूसरा, क्या ये चॉइस मेरे लिए और जो इस चॉइस से प्रभावित होंगे दोनों के लिए खुशी लाएगी। ये गाइडेंस आपको अपने लिए और दूसरों के लिए सही चूज करने के लायक बनाएगी। लेखक का कहना है कि हर एक्शन एनर्जी का सोर्स है, जो हमारी जिंदगी के किसी भी पल में हमें वापस मिल सकती है। जैसा आप कहते हैं, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो कर्मा आपको इफेक्ट करेगा। अगर अच्छा व्यवहार करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो कर्मा भी आपके साथ अच्छा करेगा। अगर हम किसी को फ्रूट्स देते हैं या खुशी देते हैं तो हमें वापस भी मिलेगा। इसलिए जो भी फैसला और चॉइस आप करते हैं उसको हमेशा समझने के बाद लो। हमेशा कुछ भी करने से पहले खुद से पूछे कि क्या ये आपके लिए अच्छा होगा या आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छा होगा। क्या मेरा एक्शन दूसरे को आराम देगा या अनकंफर्टेबल कर देगा। इसलिए हमेशा अपने एक्शन और फैसले लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि इससे सिर्फ आपकी और आपके लव्ड वंस के जीवन में खुशी लाएगी या नहीं, बल्कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके फैसले और चॉइस से कोई भी प्रभावित ना हो, क्योंकि कर्मा वापस आता है। सबसे कम प्रयासों का नियम। लोग उन परिस्थितियों के बारे में चिंता करने में अपना ज्यादा समय खर्च कर देते हैं जिसमें वो खुद है। उदाहरण के लिए, एक इंसान बिना पार्टनर के इरिटेट हो सकता है, लेकिन जब वो एक रिलेशनशिप में आता है तब नई परेशानियां उठती हैं। क्या ये रिश्ता उसकी आजादी को सीमित कर रहा है? क्या वो सच में प्यार में है? शुक्र है कि इरिटेशन का सॉल्यूशन है। आप अपनी वर्तमान स्थिति को सरल तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक ऐसे रूममेट के साथ हो जो बहुत डिफिकल्ट है, वो कभी सफाई नहीं करता और जब भी जगह गंदी होती है तो आपसे गुस्सा होता है। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। एक तो आप रूम चेंज करने का सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में समय और पैसा लगेगा। तो इस मुद्दे को हल करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? जवाब है, कभी भी प्रॉब्लम के साथ फाइट नहीं करना, इसके बजाय इसको फेस करना और एक्सेप्ट करना। हमेशा एक डिफिकल्ट लेसन से आप जरूर कुछ सीखते हैं, और जो लोग जीवन को कठिन बनाते हैं वो आपको कुछ सिखाते हैं। इस केस में लेसन ये हो सकता है कि आप खुद के लिए खड़े हो
और ये सीखना कि दूसरे के एक्शन से कैसे कम अफेक्ट होना है। सिर्फ सिचुएशन को स्वीकार करने से ही आप सीख भी सकते हैं और ग्रो भी हो सकते हैं। आप इस एक्सेप्टेंस को आगे तक ले जा सकते हैं और डिफेंसलेसनेस को अभ्यास करके ऊर्जा को सेव करके रख सकते हैं। इसका मतलब है उन ख्वाहिशों और ज़रूरतों से छुटकारा पाना जहां आप दूसरे को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप सही हो और वो गलत। डिफेंसलेसनेस का मतलब है जिसमें दोनों पार्टीज को अपने विचारों को साझा करना, बिना किसी तर्क के और बिना ये सोचे कि उनकी भावनाओं को कोई जज करेगा। यहाँ लेखक का कहना है कि नेचर के इंटेलिजेंस फंक्शंस एफर्टलेस काम करता है। ये प्यार, स्नेह, निश्चिंतता के साथ काम करता है। और जब हम प्रेम, स्नेह और आनंद के साथ पूरे बल के साथ काम करते हैं तब हम सफलता और सौभाग्य को एफर्टलेस पा सकते हैं। कम एफर्ट्स को कैसे लागू कर सकते हैं? यहाँ लेखक कहते हैं कि आपको स्वीकृति को अभ्यास करना चाहिए। मतलब आपको लोगों की स्थिति, परिस्थितियों और घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हैं। क्योंकि सब कुछ जाने के बाद मैं समझ जाऊंगा कि इस पल में हम जैसे हैं, हमें वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि पूरा यूनिवर्स ऐसा ही है और इसको ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए मैं करंट मोमेंट में स्ट्रगल नहीं करूंगा। मैं इस पल को ऐसे ही स्वीकार करूंगा और पूरी तरह से स्वीकार करूंगा। लेखक का कहना है कि स्थिति को स्वीकार करके उनकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और यहाँ जिम्मेदारी का मतलब दूसरे पर दोष लगाना नहीं है। आपको समझाना होगा कि हर समस्या में छुपे हुए अवसर भी होती है, जिसे आपको स्वीकार करना होगा और हमें उसको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए बदलाव करना होगा। इरादे और इच्छाओं का नियम, ये नियम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज्यादा पावरफुल, अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस भी है। लेखक बताते हैं कि पेड़ का एक ही सिंगल पर्पस है, रूट्स को बिछाना, ग्रो करना, फोटोसिंथेसिस करना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की इंटेलिजेंस भी वास्तव में माइंड को शेप करती है और नेचर के लॉ डिजायर्स को अचीव करने में मदद करता है। ये अटेंशन और इंटेंशन के प्रोसेस के जरिए होता है। आप अपनी सोच में पॉजिटिव इंटेंशंस को मिला के अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार कर सकते हैं। जब आपके विचार में सकारात्मकता आती है तो वो संभावित ऊर्जा, अनसर्टेनिटी का हिस्सा है जो यूनिवर्स को रूल करता है। तो इस फील्ड में किसी इंटेंशन या विचार को इंट्रोड्यूस करने से आप अपने आसपास के यूनिवर्स को प्रभावित करते हैं। मान लो आप एक खूबसूरत घर चाहते हैं, लेकिन हर बार इसके बारे में आप नकारात्मक सोचते हैं। आपके इमोशंस आपके मौजूदा घर की नापसंद से भरे हैं और आप यही सोचते हैं, आपके पास कभी भी एक नए घर के लिए पर्याप्त राशि नहीं होगी। जब आप ये करते हैं तब आप यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी देते हैं और स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम ये है कि यूनिवर्स आपको कभी सकारात्मक ऊर्जा नहीं देगा। इसलिए इसके बजाय जो घर आपके पास है उसे स्वीकार करना और उसके लिए हमेशा आभारी होना चाहिए और बदलाव को विजुलाइज करना कि आपका लिविंग स्थिति बेहतर हो सकता है। यूनिवर्स आपके सकारात्मक विचारों को पिक करेगी और उनको हकीकत में बदल कर देगी। उन इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए आपको पूरी अटेंशन देनी होगी। उदाहरण के लिए आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हो तो आपको इसके बारे में नकारात्मक विचार आएंगे और आपको अच्छा भी महसूस नहीं होगा। आपको अपनी अटेंशन पर हर दिन लगातार ध्यान देना होगा और उन नकारात्मक पैटर्न्स को सकारात्मक पैटर्न्स से बदलना होगा। इरादे और इच्छाओं के नियम को कैसे लागू करें? हमको अपनी इस ख्वाहिशों की लिस्ट को क्रिएटर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ये भरोसा करते हुए कि जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो इसके पीछे कोई वजह है जो यूनिवर्स ने मेरे लिए बनाए हैं, जो मेरी विश से भी ज़्यादा बड़े हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि हर इंटेंशन में गहराई से शामिल होना चाहिए और डिज़ायर उसको पूरा करने का मैकेनिक्स है। लेखक का कहना है कि आपको अपनी इच्छाओं की एक सूची बनानी होगी जिसे आपको हर समय देखना चाहिए। जब जब अपनी साइलेंट थेरेपी पर हो उससे पहले देखनी चाहिए, सोने से पहले और उठने के बाद भी देखनी है। लेकिन चीज़ें आपके रास्ते में टर्न अप नहीं हो रही है तो आपको डिप्रेस्ड फील नहीं करना है। हो सकता है आपकी चीज़ें ना होने का कारण हो सकता है आपको हमेशा आपको अपनी चीज़ों पर भरोसा करना होगा और विश्वास करना होगा। अपना वर्तमान मोमेंट को स्वीकार करना होगा और अच्छी इंटेंशंस और इच्छा के साथ भविष्य के लिए काम करना चाहिए। डिटैचमेंट का नियम, वैसे आपके पास इंटेंशन हो सकती है, आपको उसके क्लियर होने से पहले उससे अपनी अटैचमेंट को खत्म करना चाहिए। हमारा एक पॉइंट पर फोकस हो सकता है
लेकिन अगर एक स्पेसिफिक रिजल्ट से अटैच हो गए हैं तो वो चीज पूरा न होने की संभावना पर डर और असुरक्षा का कारण हो सकता है। लेखक का मानना है कि डिटैचमेंट की वजह से ही कोई भी इंसान खुश हो सकता है। फिर आप वेल्थ के सिंबल को तुरंत और एफर्टलेस क्रिएट करते हैं। डिटैचमेंट के बिना हम आशाहीन, असहाय, सामाजिक जरूरतें, महत्वहीन चीजों के, डिप्रेशन और गंभीरता के बंदी बन जाते हैं। हर मीडियोकर की जिंदगी में गरीबी और कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। हमको लगता है कि हमको बिना डिटैचमेंट के समस्या का समाधान निकालना चाहिए। डिटैचमेंट के साथ हम परफेक्ट सॉल्यूशन को फ्रीली देख सकते हैं और तभी हम मेस और केओस चीजों से बाहर आते हैं। ये तभी होता है जब आप खुद को अपनी इच्छा से अलग करते हैं और एनर्जी की फील्ड से कनेक्ट होते हैं, और यही यूनिवर्स का सही नेचर है जो अकेले इसमें हमारी डिजायर को रियलिटी में पूरा करने की पावर है। लेखक आपको डिटैचमेंट से कमिटेड होने के लिए बोल रहे हैं। आपको खुद को अनुमति देना चाहिए कि आपके आसपास के लोगों को भी वही फ्रीडम मिले जिसमें आप हैं। अपने डिसीजन और आइडियाज पर कभी भी शक्ति ना थोपे। प्रॉब्लम के लिए खुद के सॉल्यूशन को फोर्स नहीं करना चाहिए, जिससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको खुद से ये कमिट करना चाहिए कि हाँ, आप हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट के साथ ही करेंगे। असली सुरक्षा आप एक ही तरीके से हासिल कर सकते हैं, जो है खुद की ट्रू सेल्फ पहचान करना। खुद का सच्चा स्वभाव जानने के बाद मरने का भी डर खत्म हो जाएगा। तन और मन डिसॉल्व हो जाएंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में आपकी ट्रू सेल्फ रह जाएगी, जो यूनिवर्स में नई जिंदगी को जन्म देगी। डिटैचमेंट के नियम को कैसे लागू कर सकते हैं? हमें खुद को डिटैचमेंट के लिए कमिट करना चाहिए। हमें खुद को और दूसरों को वैसे ही रहने की आज़ादी देनी है जैसे हम रहते हैं। हमें अपने आइडियाज़ को कभी थोपना नहीं चाहिए। जैसी चीज़ें हैं वैसी रखनी चाहिए। हमें समाधान को समस्याओं पर नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि उससे और भी समस्या पैदा होती है। हमें डिटैचमेंट के साथ सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब हम सभी पॉसिबिलिटी में कदम रखते हैं तो हम सारा फन, एडवेंचर, मैजिक और जीवन की मिस्ट्री को एक्सपीरियंस करते हैं। धर्म का नियम: सभी इंसान शाइन करना चाहते हैं, लेकिन जैसे हर एक स्टार का नाइट स्काई में अपना सही जगह होता है, वैसे ही हर इंसान को धरती पर अपना सही जगह ढूंढना चाहिए। इस चीज को करने से और दूसरों को उनकी सही जगह खोजने में मदद करने से लोग विकसित होंगे और उनकी जिंदगी में पर्पस होगा। तो ये ना पूछे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कर सकता है, लेकिन आप यूनिवर्स के लिए क्या कर सकते हैं, ये पूछे। मान लीजिए आपका हमेशा से आर्टिस्ट बनने का सपना था। वैसे ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और आप ऐसे स्पेशल तरह के टैलेंट को एडमायर करते हैं जो आर्ट क्रिएट करता है, लोगों को इंस्पायर करता है और उन्हें खुश करता है और इंटेलिजेंट बनाता है। लेकिन सच ये है कि सभी आर्टिस्टिकली टैलेंटेड नहीं होते, और अगर आपके साथ ऐसा है तो आप उदास या डिप्रेस हो सकते हैं, और ये फीलिंग भी आ सकती है कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। लेकिन डिप्रेस नहीं होना। अपने सपनों को पकड़कर बैठने के बजाय खुद के साथ ईमानदार रहे और खुद के अंदर का सच ढूंढे जो दूसरे के लिए फायदा कर सकता है। जबकि शायद एक क्रिएटिव व्यक्ति अच्छा कलाकार और डिजाइनर बन जाएगा, एक दयालु व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर और नर्स हो सकता है। ये कभी ना समझें कि आपके जीवन का उद्देश्य पहचानने में आपको देर हो गई है, बल्कि खुद को यूनिवर्स के एंडलेस एनर्जी के सोर्स से जोड़ लें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आपके प्रेजेंट जॉब आपको ह्यूमैनिटी और प्लैनेट के कल्याण में सही मायने में योगदान कर रही है? इसको पता लगाने का एक अच्छा तरीका है, जब आपको एक सही काम मिलता है, तब आपको उस काम को पूरा करने के लिए एंडलेस एनर्जी के सोर्स भी मिलते हैं। ये वो फीलिंग है जब आप यूनिवर्स के प्लान के साथ अलाइन होते हैं, जो आपकी हमेशा से ही डेस्टिनी थी। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना शुरू करता है और जिस एनर्जी की आपको ज़रूरत है वो प्रोवाइड करता है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे लोग अपना काम लॉन्ग आवर्स तक बड़े आराम से और हैप्पीली कर सकते हैं, जहां दूसरे लोग कुछ घंटे ही काम करके थकान महसूस करते हैं। धर्म का नियम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ लेखक सभी से कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी में अपना कुछ उद्देश्य होता है। उनके पास दूसरे लोगों को देने के लिए कुछ तरीके के गिफ्ट्स और टैलेंट होते हैं, और जब हम लोग इस यूनिक टैलेंट को सर्विस के साथ मिक्स करते हैं, जिसमें दूसरों को दया, मदद, समर्थन देना चाहिए, तो हम लोग भावनाओं को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, और हमारी आत्मा
खुशी महसूस करेगी और हमारी स्पिरिट विनर फील करेगी, और ये पूरे वर्ल्ड और यूनिवर्स में हर एक का अंतिम लक्ष्य है। निष्कर्ष: अगर आप ह्यूमन बॉडी के किसी भी सेल को देखेंगे तो आप इन सेल्स फंक्शनिंग में इन लॉज के एक्सप्रेशंस देखोगे। हर सेल, चाहे वो स्टमक सेल, हार्ट सेल, ब्रेन सेल, सभी का जन्म प्योर पोटेंशियल लॉ में ही होता है। डीएनए प्योर पोटेंशियलिटी का सटीक उदाहरण है, बल्कि ये प्योर पोटेंशियल का मटेरियल एक्सप्रेशन है। सभी सेल में अलग अलग रास्ते में वही डीएनए एग्जिस्ट करता है, जो हर सेल की यूनिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हर सेल गिविंग लॉ के माध्यम से काम करता है। एक सेल तभी जिंदा और हेल्थी होता है जब वो बैलेंस और इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है। कर्मा का कानून हर सेल के थ्रू ब्यूटीफुल एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस में बिल्ट होता है, जो हर स्थिति का सबसे उपयुक्त और सही प्रतिक्रिया देता है। कम से कम एफर्ट का कानून भी शरीर में हर सेल के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, जो काम को रेस्टफुल समय में भी कुशल बना देता है। इरादा और इच्छा के नियम के माध्यम से हर सेल की इंटेंशन प्रकृति की इंटेलिजेंस को ऑर्गेनाइज करने में उपयोग करती है। हर सेल डिटैचमेंट का लॉ एक्सप्रेस करता है। ये आने वाले आउटकम की इंटेंशन से डिटैच रहता है। हर एक सेल धर्मा के लॉ को भी एक्सप्रेस करता है। हर सेल को अपना सोर्स और हायर सेल्फ डिस्कवर करना चाहिए, अपने साथियों को सर्व करना चाहिए और यूनिक टैलेंट को एक्सप्रेस करना चाहिए। हार्ट सेल, स्टमक सेल और इम्यून सेल, सभी के पास हायर सेल्फ में अपना खुद का सोर्स है, जो एक प्योर पोटेंशियलिटी की फील्ड है। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।